नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अपना वार्षिक बजट ला रही है और इस बजट के बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस अभी से ये कह रही है कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान नज़र नहीं आ रहा है जिससे आम जनता को राहत मिलती दिखे और विकास नज़र आए। फिजूल खर्ची पर काफ़ी पैसा व्यय हो रहा है और कोरोना के नाम पर जिस तरीके से स्थितियां हैं, आर्थिक स्थितियां खराब हैं सरकार की, तो जो उम्मीद की जा रही थी कि डीजल पेट्रोल के दाम काफ़ी सस्ते हो जाएं, उन पर जो राज्य के जो कर हैं वो घट जाएं, वैसी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। तो उसे लेकर कांग्रेस चिंतित है और चिंता होना भी वाजिब है, क्योंकि विपक्ष में है कांग्रेस और वो चाहती है कि जनता की बात को बीजेपी अपने जहन में रखे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात कांग्रेस की अगर मैं करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं दीपचंद यादव जी, पूर्व महापौर हैं, तो वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बात बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं DK जैन साहब, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखते नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपसे जैन साहब के कोरोना पीरियड के चलते ये लगभग दूसरा बजट जो है वो आप देख रहे होंगे कि आने वाला है, क्योंकि आपने पिछले साल का अगर बजट देखा हो तो आपको भी समझ में आता होगा कि क्या स्थितियां थी, परंतु इस बार भी बजट में ऐसा कोई बड़ा राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। अभी से जो संकेत मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से स्पष्ट है कि कोरोना काल में जो महामारी आई, जो मुसीबतें, जो संकट पूरे विश्व पर आया, अकेले भारतवर्ष पर आया ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में जो संकट आया, खास तौर से जो आर्थिक रूप से जो दिक्कतें आई हैं वो अकेले भारत देश के सामने नहीं है, पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट आया है। और इस आर्थिक संकट के कारण व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सभी चीज़ें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत कुशलता से इस एपिडेमिक को टैकल किया और इससे काफ़ी हद तक हम इसमें बाहर भी आ गए हैं कोरोना से, और हमने वापस अपनी व्यवसाय को, व्यापार को पटरी पर लाने का पूरा प्रयास किया है और उद्योग धंधे फिर से अपनी गति पकड़ लें, जनजीवन सामान्य हो जाए और लोगों को जितनी हो सके कमज़ोर वर्ग को आर्थिक मदद दी जा सके, कृषकों को, गरीब वर्गों को, जो निम्न आय वर्ग में आते हैं उन लोगों को आर्थिक मदद भी दी, मुफ्त राशन भी बांटा और कई प्रकार की अन्य सहायता भी दी। तो इससे जो भी आर्थिक संकट, आर्थिक भार अतिरिक्त रूप से सरकार के ऊपर आया और जिस तरह की परिस्थितियां हुई कि सीमाओं पर भी युद्ध का खतरा मंडराता रहा, बराबर हमारे पड़ोसी देश हमें आक्रमण की धमकी देते रहे। हमारे ठीक है, ये तो केंद्र की बात हो गई। राज्य की अगर बात करें, साल भर से लगभग अब आपकी सरकार है, परंतु ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि जो छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्यमी हैं, उनके लिए आपकी सरकार ने कुछ किया हो। बस कुछ लोगों को मुफ्त की आदत जो है वो आप डाले चले जा रहे हैं और जनहितैषी बजट बताते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोगों को मुफ्त राशन वितरण करना पड़ रहा है, तरह तरह की आर्थिक सहायता भी देनी पड़ रही है, लेकिन ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, कमज़ोर आर्थिक रूप से, राशन तो ज़रूरी है, राशन के बिना तो ज़िंदगी चलेगी नहीं, पर सवाल ये है क्या बिजली फ्री देना ठीक था? नहीं, अब जिस प्रकार से भी मदद हो सके कमज़ोर आर्थिक वर्ग की वो करने का शासन ने प्रयास किया है और उसके कारण जो दूसरे तरह के टैक्सेशन में जहां ज़रूरी हुई शासन को अपनी विकास की योजनाएं, उन योजनाओं को गति देने के लिए या नहीं, यहाँ अभी आप साल भर की बात करें, विकास तो कहीं दिखता नहीं है। आपको भी भोपाल देख रहे होंगे, आप एक ऐसी बड़ी रोड नहीं बता सकते, ऐसी एक कोई भी पुल नहीं बता सकते जो अब चालू हो गया हो पिछले साल भर में। हाँ, सब योजनाएं लटकी पड़ी हैं और क्यों लटकी पड़ी हैं आप भी जानते हैं। उसके लिए कि जो पैसा खर्च होना था वो टाइम पर खर्च नहीं हुआ, मॉनिटरिंग टाइम पे नहीं हो रही है, इसलिए वो अव्यवस्था चलती चली जा रही है।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कोई भी तो साल भर की बड़ी उपलब्धि दिख नहीं रही है। नहीं देखिए प्रकाश जी, जितने भी प्रोजेक्ट थे जो अधूरे प्रोजेक्ट थे, किसी का काम रुका नहीं है, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट रहा हो या कोई ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन निर्माण रहा हो, वो बीच में रुके नहीं है, वो चल रहे हैं और अब लगभग पर सब आधे अधूरे ही हैं, स्पीड है ही नहीं है उनमें। कई प्रोजेक्ट तो अब लोकार्पण की स्थिति में आ गए हैं। तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं उनका लोकार्पण? नहीं होगा वो, अब जो भी उसके अंदर थोड़ी बहुत खामियां या उसकी जांच, एक बार लोकार्पण से पहले जो भी उसके वेरिफिकेशंस होंगे, जो मानक होंगे, उसके स्टैंडर्ड्स, उसके ऊपर वो खरी उतरे और किसी तरह की बाद में परेशानी ना हो, इस दृष्टि से सोच विचार कर उसका लोकार्पण होगा। ठीक बात है। दीपचंद जी, आप चूँकि भोपाल के महापौर भी रहे हैं, आपको क्या लगता है पिछले साल भर में कोई बड़ी उपलब्धि भोपाल के खाते में दिखती है आपको? देखिए प्रकाश जी, बड़ी उपलब्धि तो क्या, छोटी उपलब्धि भी नहीं हुई है भोपाल के लिए। और जहाँ तक विकास का सवाल है, जो रेवेन्यू आना चाहिए, तो रेवेन्यू जिन सोर्सेज से आना चाहिए था वो उसके सोर्स बंद कर दिया और वो भ्रष्टाचार के गर्त में चले गए। रेवेन्यू आते थे, आपका बहुत से सोर्सेज थे, और एक ख़ास सोर्स मैं बताऊं आपका, ये खनिज से आता था। और खनिज माफिया जिस तरह से यहाँ पर आतंक फैला रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों पे हों, चाहे पॉलिटिकल हों, और चाहे जनता पे हों, और वो जो रेवेन्यू का सोर्स उन्होंने बंद कर दिया, और वहाँ पर भ्रष्टाचार के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। तो रेवेन्यू का एक चीज़, दूसरी चीज़ फिजूल खर्ची, जिन चीज़ों पे आप, मैं मानता हूँ गरीबों के लिए होना चाहिए, लेकिन गरीबों के लिए आपकी योजनाएं हैं क्या? आपका केंद्र के द्वारा जिस तरह से डीजल, पेट्रोल के, गैस, आज ही रसोई गैस के दाम 25 रुपये सिलेंडर बढ़ गए हैं, तो इनसे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, गृहणियाँ प्रभावित हो। अच्छा, जहाँ डीजल, पेट्रोल या इससे आम आदमी प्रभावित होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन पे होता है, और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जब भाव बढ़ता है, तो उसकी वजह से आम आदमी को, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे दूसरी चीज़ें हों, चाहे अनाज हो, और कुछ भी हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का जब बढ़ता है तो इन सब चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ता है, और ये डायरेक्ट पब्लिक को, आम पब्लिक को इफेक्ट करते हैं। अब आम पब्लिक को आपने सहायता देने के लिए या रिलीफ देने के लिए या लाभ पहुंचाने के लिए तो कोई योजना आपके पास है नहीं। अब मैं मानता हूं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, कई जगह मैंने देखी है। अब भोपाल में है अमीरदास पटेल के पास और दूसरी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। अभी इससे पहले, अभी इस स्टेशन से पहले आपने बल्लभ भवन, जिससे पूरे प्रदेश का एक बल्लभ भवन से छत्तीसगढ़ इसका काम चलता था, वहाँ आसपास आपने 2-3 विंग्स और बना दी, आपने मल्टीनेशनल पार्किंग कर दी। ये आपको देखने में तो दिखता है, लेकिन ये किन से बनवाई आप? इसका पैसा कहाँ से आया? बजाय इसके कि आप गरीबों के लिए कुछ बढ़ाते, मूल्यों में कमी करते, आपको जीएसटी कम करते, ये प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल पे जो स्टेट का जो टैक्स है उनको कम करते, वो कम ना करते हुए आप इस तरफ, बताइए साहब, इस तरफ लगाना शुरू कर दिया। जवाब आप कैसे देंगे? दीपचंद जी का बड़ा सम्मान करता हूँ और मेरे बड़े भाई साहब हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि टमाटर आज 10-15, आप सब्जियों के भाव की जहाँ तक बात कर रहे हैं, 10-15 रुपए किलो आपको आलू, टमाटर, मटर और ये सारी सब्जियाँ उपलब्ध नहीं, प्याज 50 रुपए किलो है। नहीं, गेहूँ, हाँ प्याज एक मात्र 50 रुपए किलो है। गेहूँ का आटा आपको उसी भाव मिल रहा है, शक्कर आपको उसी भाव मिल रही है, खाद्य तेल उसी भाव है, पिछले 1 साल से कोई रेट में किसी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी प्रकार से कपड़ा हो, जूता हो, व्यवसाय, सारे व्यवसायों में जो स्थिरता है, उनके दामों में, रेट्स में स्थिरता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब सारे दामों में स्थिरता है तो बिजली के दाम क्यों बढ़ा दिए सरकार ने, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ा दिए? कहीं कहीं सरकार की कोई व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि नहीं, व्यवस्था है तो आप शराब पे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपने बढ़ाया, कोई मना नहीं कर रहा, आप बिल्कुल और महंगी कर दीजिए शराब, किसी को कोई आपत्ति नहीं। पर जो व्यापारी या जो कृषक अभी तक अपने मूल्यों को नियंत्रित किए हुए, वो तो घाटा ही उठा रहा ना एक तरीके से, क्योंकि आप तो ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट बढ़ा चुके हैं, आप बिजली की भी दरें बढ़ा चुके हैं, आप संपत्ति कर भी बढ़ाए चले जा रहे हैं। आप देखिए भोपाल में 50% तक संपत्ति कर बढ़ा दिया लोगों का आपने। नहीं, निश्चित रूप से कुछ जगह बढ़े हैं, और मैं माननीय
दीपचंद जी का इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जहाँ आपने खनिज की बात की, तो खनिज में तो पिछले 50 वर्षों से ऐसी स्थिति लगभग बनी हुई है। कांग्रेस के शासन में भी मुझे याद है, आपके वरिष्ठ मंत्री गोविंद सिंह जी ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस के शासन में खनिज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नहीं ठीक है, और इस सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं, उन्होंने एक पॉइंट उठाया दीपचंद जी ने, अच्छी बात है, पर चूंकि आप संघ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और जनता आपसे कांग्रेस से इतर कुछ अच्छी बातों की उम्मीद करती है। तो जो अन्य राज्यों में बिजली मिल रही है, दिल्ली में 7 रुपये यूनिट मिल रही है दुकानदारों को या शोरूम संचालकों को, आप दे रहे हो 12 रुपये। देखिए, दिल्ली में बिजली के दामों में कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन किया गया है, ये निश्चित रूप से आपकी बात सही है। दिल्ली के सरकार ने बिजली के दामों में कुछ स्पेशल बजट का प्रोविजन मैं किया आपको है। बताता हूँ, उनने बिजली, उन्होंने पानी, सभी में कहीं ना कहीं उन्होंने संपत्ति कर, सभी में एक समरूपता रखी है, और ऐसे मतलब टैक्सेस नहीं है जो जनता की खाल खींच लें। आपके यहाँ तो सरकारें ऐसी चल रही हैं कि मतलब हिटलर को भी मात दें, बिल्कुल हंटर से मारे चले जा रहे हो आप तो जनता को, और ऊपर से कोई कुर्की कर रहा है, कोई किसानों का दिवाला निकाल रहा है, कोई उनको जेल भेज रहा है, ये तो चल रहा है आपकी सरकार। नहीं, अगर कहीं कोई ऐसा अपवाद स्वरूप ऐसी कुछ घटना हो रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से चाहूँगा कि सरकार इस पर ध्यान दे, और अगर कहीं आधिकारिक रूप से ऑफिसर्स के स्तर पर कहीं कोई भ्रष्टाचार है या कहीं कोई परेशान करने वाली गतिविधि है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए। हमारे तत्कालीन विभाग के मंत्रियों को उस समय उस संबंध के लोगों को, अधिकारियों को, उनको सख्त तायद होना चाहिए, उनको पर एक्शन होना चाहिए, और जनता को पूरी तरह से राहत मिलना चाहिए, क्योंकि 1 साल के इस पेंडेमिक से जनता बहुत त्रस्त रही है, आर्थिक रूप से भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार ने पिछले साल भर में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। देखिए, बिजली के दर और बढ़ा दिए, अभी और बढ़ने वाले हैं 1 अप्रैल से। देखिए, इस पेंडेमिक ईयर में तो रिलैक्सेशन की उम्मीद हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें अपने योजनाओं के लिए समुचित पैसे की व्यवस्था करना और दूसरे विकास के काम ना रुकें, या गरीबों को मुफ्त राशन देने का और दूसरा रिलैक्सेशन देने का जो प्रोजेक्ट है, जो काम है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, ढील ना हो, इसके लिए इसमें हमें रिलैक्सेशन की कम से कम इस साल उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि दाम यथावत रहें, स्थिर रहें, उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो। तो बढ़ोतरी हो रही है ना, एक नहीं 2 बार हो रही है। और अब बताइए, पेट्रोल पे केंद्र बढ़ाए तो समझ में आता है, राज्य अपना 5 रुपये का टैक्स वसूल रहा है। निश्चित रूप से राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, और जनता को किस प्रकार राहत पहुंचाई जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के बाद भी, वो किस प्रकार से अपने राज्य की जनता को रिलैक्स करें, उनको राहत पहुंचाएं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। जनता की समस्याओं से रूबरू भी होना चाहिए। बिल्कुल। दीपचंद जी, क्या कांग्रेस की नेताओं में इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, या फिर आपके लोगों ने सोच रखा है कि जनता के हाल पे छोड़ दो, अपन जब सत्ता में आओ तो ऐश करो, और नहीं है तो ध्यान मत दो? ऐसे कुछ नेता हैं क्या आपके यहाँ? प्रकाश जी, अभी पहले तो एक बात मैं बता दूं आपको। अभी बात कही गई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की और मजबूरियों की। तो पेट्रोल और डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में और विशेषकर मध्य प्रदेश में और आसपास के राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस शासित हों चाहे दूसरे पार्टी के शासित हों, वहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय जब डीजल, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का पर बैरल कम होता जा रहा है, और यहाँ रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और उससे अगर उसी से इनको खजाना भरना है, उसी से करना है, तो फिर वो अलग बात हो गई। लेकिन मैं अभी सिर्फ 1-1.5 साल की बात नहीं करूँगा, मैं पिछले 2004 के बाद की बात लगातार यहाँ पर 1-1.5 साल के छोड़ करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार रही है। और आप जब 2004 से पहले के रेट्स पे जाएंगे, अभी जैन साहब ने टमाटर, सब्जियों के बारे में बात की, मैं एक नहीं बता रहा, उस वक्त की सब्जियों के भाव में और आज के सब्जियों के भाव में, उस वक्त के गेहूं, चावल, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में और आज की चीज़ों में
आज दूसरा जनरल जो जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे शक्कर हो या चावल हो, उनके उस वक्त 2004 के पहले के रेट्स और आज के रेट्स में आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, पेट्रोल डीजल के भाव में भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक चीज़। दूसरा, मैं बड़ा कभी कभी मैं बड़ी गंभीरता से सोचता हूँ, प्रकाश जी आपसे भी निवेदन करूँगा, जैन साहब से भी निवेदन करूँगा। आप हमारे अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, लगभग 3 महीने से ज़्यादा होने को आ गया है, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन हम इस पे विचार क्यों नहीं करते कि एक किसान, सब्जी वाला किसान, सब्जी अब ग्रेन्स की तो छोड़ दीजिए, सब्जी वाला किसान जाता है अपने खेत में, पहले तो ज़मीन बनाता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है। चलिए अब विषय में मैं ही लग जा रहा हूं। विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं। मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस में नेता नहीं बचे हैं या फिर इन मुद्दों को लेकर अब सड़क पे उतरना आपको अच्छा नहीं लगता? देखिए, कांग्रेस में नेता तो हैं। एक बात मुझे कहने में मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, जो कांग्रेस के नेताओं को अच्छी लगे या बुरी लगे, जो एक भूख होना चाहिए जनता की सेवा करने की, उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी आई है। वो कोई भी कारण हो सकता है, उसके बाद कारणों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए जो दायित्व है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, उसको समय समय पर प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से करते तो रहते हैं, लेकिन जिस सक्षमता से उठाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं इतने प्रभावित नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। मैं ये कहना, छोटी चीज़ बातें लगती हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पे, उसको अभी मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कांग्रेस के नेताओं को मैं एक बात ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो पीसीसी के सामने या जवाहर भवन या रोशनपुरे के चौराहे के सामने सिर्फ धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। उनको जिन समस्याओं से वो जूझ रही है जनता, उन समस्याओं से और जो जिन चीज़ों से प्रभावित हो, वहाँ जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात होगी। वाकई बहुत बड़ी साफगोई से आपने कई चीज़ें कही हैं, आपको उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। या जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार सुशासन की बात करती है, आपकी सरकार जनहित की बात करती है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव जी, वो खुद ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष का रोल अब अदा नहीं कर पा रही, तो हमारे ही अंदर विपक्ष होना चाहिए और वो सरकार की कमियां भी बताए और उनको दुरुस्त भी करे। पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आप चूँकि खुद एक व्यापारी समुदाय से आते हैं, आप देख रहे होंगे कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्यमी हैं, वो कोरोना से पीड़ित हैं, और कोरोना से पीड़ित मतलब अर्थव्यवस्था से, और कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई दिवालिया हो रहा है। क्या इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं है? क्या सरकार को ऐसा नहीं लगता है कि उद्योग धंधों को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है कृषि के साथ साथ? नहीं प्रकाश जी, आपने बहुत ही गंभीर बात की और बहुत अच्छी बात की कि विद इन द पार्टी देयर मस्ट बी सम अपोजिशन, कि जो अच्छी बातें हैं, जो जनता के हित से जुड़ी हुई बातें हैं, जन समस्याओं को लेकर अंदर भी मुखर होना चाहिए, लेकिन एक उसमें एक डेकोरम है, एक अनुशासन है, उस अनुशासन की सीमाओं के अंदर आवाज़ उठाना पड़ता है। और बाहर भी जो न्याय की बातें हैं, जो जन समस्याओं को लेकर के कार्यकर्ताओं को, पार्टी को मुखर होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारी जो जनरेशन थी भारतीय जनता पार्टी में या संघ में, वो जन समस्याओं को लेकर के और जन सेवा को लेकर ही प्रेरित होकर राजनीतिक दल में आई थी। हमारे समय में ऐसा नहीं था कि व्यवसाय हो या इसको एक कैडर या कैरियर की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा नहीं था। पर अगर सरकार जनता के हित का ध्यान नहीं रख सकती है, तो फिर उसके जन हितैषी के दावे करना कितना अनुचित नहीं लगता आपको? बिल्कुल, नौकरशाही के स्तर पर या कहीं कहीं गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस के स्तर पर जन समस्याओं की अनदेखी अगर होती है, या फिर ऐसा होता है कि व्यापारी वर्ग, चूँकि पिछले 8 महीने में लॉकडाउन के 25 मार्च से लेकर के और लगभग नवंबर के आखिर तक, तो व्यापारी बहुत परेशान रहा है, उद्योग धंधे बहुत परेशान रहे। और आप बताएं ना, क्या आपने बिजली में चलो रिलैक्सेशन नहीं दिया, आपने और बढ़ा दिया। आपने संपत्ति कर में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, और बढ़ा दिया। सवाल ये है कि आप तो मतलब खून चूसने की, जो कहते हैं ना एक चरखी होती है गन्ने की,
तो एक्सपेलर टाइप की है कि आप तो उसमें एक तरफ से जनता को डाले चले जा रहे हैं और उसका पूरा कचूमर निकाले दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी वर्ग चूँकि बहुत परेशान रहा है और आज भी वो उस दुविधाओं से पूरी तरह से नहीं उभर पाया है। मार्केट चूँकि एक ट्रेडिशनल व्यापार जो है हमारा वो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है। जो ऑनलाइन बिजनेस है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, तो इस ओर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो छोटे व्यापारी हैं, मंझोले व्यापारी हैं, उनको हाथ बढ़ाकर ऊपर उठाना चाहिए। चलिए मुझे उनकी मदद बताएंगे करना आपके चाहिए। ये जो बजट आने वाला है उसमें व्यापारियों से कुछ सलाह ली गई है क्या? नहीं, निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनको अपना मांग पत्र भी दिया है, अपने सुझाव भी दिए हैं। और नहीं, वो तो अपने से रह के उन्होंने आगे कर दिया, पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनको बुलाकर उनसे सलाह लेने की कोशिश की? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विभागों के जो मोर्चे बने हुए हैं, व्यापारी मोर्चा है या उद्योग मोर्चा है या युवा मोर्चा है या जो गृहिणी महिला मोर्चा है, उन सब से सलाह लेकर के, उनके सुझाव लेकर के ही कोई सलाह नहीं ली गई है, कोई बैठक नहीं हुई है? अगर हुई है तो आप मुझे बताएं कि आपको बुलाया गया था? नहीं, मैं तो उस मोर्चे में नहीं हूँ चूँकि लेकिन एक नियमित जो प्रोसीजर है इनकी लगातार नियमित नियमित की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वित्त मंत्री को बजट पेश करना है, वो ही नहीं बुला के पूछ रहे हैं जब आपको, तो बाकी की आप किसकी क्या कहें? नहीं, हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि अल्टीमेटली वो भी जनता के बीच में से ही आते हैं, जन समस्याओं से रूबरू रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, समाचार टीवी देखते, चैनल्स देखते हैं, तो उनको भी वाकिफ होना चाहिए सब प्रकार की मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बजट जो है वो मंत्री जी या पार्टी बनाती है या आपके कार्यकर्ता जो हैं उनकी राय पे बनता है या अफसरशाही बना रही है? क्या आता है इन लोगों को, हटो वो तो 2 दूनी 4 करके फिर उन्होंने वही दे दिया क्या? निश्चित रूप से अगर कटु सत्य देखा जाए तो ब्यूरोक्रेट्स ही बजट का प्रोविज़न करके मंत्री जी के सामने रखते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और फिर मंत्री अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर और जन आकांक्षाओं के ऊपर विचार करके उस बजट को फाइनलाइज करता है। तो ये आपको नहीं लगता कि अब सुशासन की आप बात कर रहे हैं, अटल जी की कस्में खा रहे हैं तमाम के साहब हम चाहते हैं कि सुशासन मिले, अच्छी सरकार चले, आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये केस स्टडी होनी चाहिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, उसमें बेहतर काम कर रही है, इसीलिए बार बार रिपीट हो रही है, और आपके यहाँ 2018 में आप चारों खाने चित हो गए? जहाँ भी अच्छे काम हो रहे हैं उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका अनुसरण भी करना चाहिए। अगर हम किसी भी माध्यम से जनता को कुछ सुविधा दे सकते हैं तो देना चाहिए। अल्टीमेटली उद्देश्य तो हमारा यही था राजनीति में आने का, राजनीतिक पार्टी बनाने का, कि जन समस्याओं को सुलझा सकें या जनता को किसी प्रकार से सहूलियत दे सकें। तो इस मैं आपसे जानना चाहूँगा दीपचंद जी कि जो हालात दिख रहे हैं कांग्रेस में वो बड़े अजीब व गरीब हैं। आज सदन में स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी कांग्रेस, सीधी बस दुर्घटना को लेकर, जिसमें लगभग 60 यात्री मारे गए। इतनी बड़ी घटना थी मध्य प्रदेश के लिए, और उस स्थगन की चर्चा में नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जिसको भी जिम्मेदारी दे के गए थे नेता प्रतिपक्ष, उसने सदन में उस बात को उठाया और सदन में उस पर चर्चा और भी हुई। सुन लीजिए, जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था उनमें आधे से ज़्यादा सदस्य नहीं। मैं इस बात के मैं आपको एग्री करता हूँ कि उनको रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी सदन के प्रति, जनता के प्रति निभाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। अभी एक बात, दूसरी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा साहब प्रकाश जी, आज पूरे देश के अंदर और प्रदेश में भी एक अजीब स्थिति बनी हुई है कि जो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि 70 साल में, 80 साल में, इतने सालों में कांग्रेस शासन ने क्या किया। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि कांग्रेस शासन में जितने, चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे आपका एयर हो, चाहे आपकी इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे बड़े बड़े आपके कल कारखाने हों, चाहे बैंक्स हों, उनको सबको जो बड़ी मेहनत से जनता के पैसे से बना था वो हम उसको बेच करके पूंजीपतियों के हाथ में सौंपते चले जा रहे हैं। केंद्र का विषय नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, मैं विशेष तौर पर आपसे आग्रह इसलिए कर रहा हूँ, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पूर्व महापौर भी रहे हैं,
आपको पता है केंद्र की पे अपन अलग बहस कर सकते हैं, पर कल जब राज्य का बजट आ रहा है तो जनता की अपेक्षा ये है कि उसे करों में राहत मिले। पर अगर आपके नेता सदन में मौजूद ही नहीं रहेंगे, कम रहेगी उपस्थिति सदस्यों की, तो आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ भी अन्याय हो जाएगा? बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन प्रकाश जी एक बात सुनिए, कहीं का भी चाहे केंद्र का बजट हो या प्रदेश के बजट में मैंने ये देखा है कि कई, चाहे वो अर्जुन सिंह जी का शासन, दिग्विजय सिंह जी का है, और दूसरे कांग्रेस के और बीजेपी के भी शासन में भी। मैं इतना आपसे बार आग्रह जो कर रहा हूँ वो ये है कि खुद आपके नेता प्रतिपक्ष हों या वही कांग्रेस अध्यक्ष हों, उन्होंने ये कहा था कि हम एक शैडो कैबिनेट बनाकर और फिर सारी चीज़ों पर अभी से एक्सरसाइज करवा रहे हैं, परंतु दिख नहीं रहा ना सदन में। प्रकाश जी वही मैं बात, आप ही की बात को दोहराना था, मैं जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब दे रहा था। पहले ये होता था कि जो इसके लिए बड़े जो भी विशेषज्ञ होते थे हर सब्जेक्ट के, उनसे सलाह मशवरा करते थे, जितने भी व्यापारिक संगठन होते हैं उनसे करते थे। कांग्रेस के लोगों को अगर कल जैसे बजट पेश हो रहा है, पेश होने के बाद में फिर उनको उन लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए कि उनका हित, जनता के हित नहीं। पर देखिए आप अल्टीमेटली तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप पहले ही सारी चीज़ें लेकर आ जाते, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए था कि भाई ये पेट्रोल पे इतना चीज़ें जो हैं वो वापस लें। आप उसमें चर्चा करा सकते हैं सदन में। नहीं, समय समय पे प्रकाश जी हुई है ये बात। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिजली के दाम अगर बढ़ा दिए गए हैं तो उस पर आप स्थगन ला सकते हैं, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से किसानों को, आम जो नागरिक हैं उनको जेल भेजा जा रहा है या फिर उनकी संपत्ति कुर्की करने के नोटिस निकाले जा रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई जजिया कर टाइप का कुछ नया शुरू कर दिया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये तो कांग्रेस पार्टी को करा पा रहे हैं, जनता की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं प्रकाश जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं उन लोगों को सदन में इन बातों को उठाना चाहिए। अगर नहीं उठा रहे हैं तो ये गलत है, और उनको बिल्कुल जनता की मांग, जनता के साथ, जनता के परेशानियों के साथ, जनता की सहूलियतों के लिए लड़ना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए और सरकार को विवश करना चाहिए कि वो जनता के हित में काम करे। ये विपक्ष का काम है और विपक्ष को करना चाहिए। मुझे ये बताएंगे कि हमेशा से बजट जो है शुक्रवार को आता रहा है, इस बार बजट जो है सरकार ला रही है मंगलवार को। ये तो देखिए, ये सरकार की मानसिकता क्यों ऐसा कर रही है ये तो सरकार ही बता पाएगी, इसको तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारी परंपराएं, बहुत सशक्त परंपराएं रही हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको उस पर अध्ययन करने का समय ही नहीं मिलेगा तो बजट में बोलोगे क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, बजट आपने तो आज देखा हो तो आज सदन में आप सीधी बस दुर्घटना पर स्थगन लेकर आए, अच्छी बात थी, उस पर चर्चा होनी थी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया तैयारी तो करके आते, बताते तो सही क्या क्या कमियां हैं। जो मीडिया ने पहले बता दिया वही की वही रिपीट कर रहा हो। आप बता भी नहीं रहे हो कि वो बस क्या है, किसकी है, कौन की है, कहाँ क्या क्या चीज़ें उसमें। भाई आप लाइए ना पूरी तर्क सहित बात, ताकि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। सिर्फ आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब आपने स्थगन जो भी लेकर के आए थे तो उनको पूरी तैयारी के साथ सदन में आना चाहिए था। अंतिम सवाल आपसे दिनेश जी, जनता आपसे बहुत अपेक्षाएं रखती है। 2018 में जनता इसीलिए निराश हुई थी कि आपके यहाँ घोषणाएं खूब होती हैं, काम कुछ नहीं होता फील्ड में, और उसका नतीजा आपने 2018 में देखा कि आपकी सरकार की विदाई हो गई। अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि आप मास के लिए काम कर रहे हैं, मतलब बहुमत के लिए काम कर रहे हैं। जो किसान है वो अभी भी परेशान है, आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है कहीं पर भी। तो ये आप लोग उठाते नहीं है बात, या आपको भी लग गया है कि छोड़ो बस वोट बैंक तक सीमित रहो, क्या करना हमारे बाकी के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पार्टी के जो पुराने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो कि तब मंझ कर यहाँ तक पहुँचे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए थे। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से जनता के हित के लिए सोचना चाहिए। और मिडिल क्लास जो है, जो मध्यम वर्ग है, वो बहुत दुखी है, पीड़ित है इस समय, और उसको राहत देने का चर्चा का इतना ही समय था। और जैन साहब आपका भी और दीपचंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सही चीज़ों को आपने रखा है यहाँ जनता के सामने। और अपेक्षा की जाती है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार मध्यम वर्ग के बारे में भी सोचेगी और उन लोगों के बारे में सोचेगी जो एम्प्लॉयर हैं या
जिसको कहें रोजगार दे रहे हैं, छोटे उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, उनके बारे में सरकार का कोई प्लान नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसमें राज्य का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसमें कहाँ कट ऑफ किया जा सकता है ये देखना सरकार का भी काम है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।